हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज, या हम जिसे कह सकते हैं 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, पंचायती राज या 73वां संविधान संशोधन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, देखिए पंचायती राज को संवैधानिक संशोधन 1973 के नाम से क्यों जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि पंचायती राज को, यानी कि पंचायत वगैरह को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वह भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। इससे पहले पंचायती राज व्यवस्था संविधान का हिस्सा नहीं थी। 1993 में 1993 में जब इसे पारित किया, जब इसे लागू किया गया, तब से 73वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। और इसलिए पंचायती राज का दूसरा नाम क्या है? एक तरीके से 73वां संवैधानिक संशोधन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पंचायती राज की। ये पंचायती राज क्या है? देखिए पंचायती राज के बारे में समझने की कोशिश कीजिए कि पंचायती राज क्या है। आपने केंद्र सरकार का नाम सुना है? नरेंद्र मोदी जिसके मुखिया है, वो पूरे देश का संचालन शासन संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। फिर आपने सुना होगा राज्य सरकार जैसे हर राज्य में राजस्थान अशोक गहलोत की सरकार है, वो जिम्मेदार है पूरे राजस्थान राज्य का प्रशासन चलाने के लिए। ठीक है, तो केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार। केंद्र सरकार से शासन क्यों नहीं चलवा लिया? एक सरकारी काफी नहीं थी क्या? राज्य सरकार क्यों बनाई गई? पूरे देश में कानून बनाना था तो हमारे पास संसद थी, हमें विधानसभा की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? हमारे पास राष्ट्रपति था पूरे देश में शासन चलाने के लिए, तो राज्यपाल की जरूरत क्या थी? हमारे देश में प्रधानमंत्री था तो मुख्यमंत्री की जरूरत क्या थी? हमारे देश में मंत्री परिषद थी, मंत्रिमंडल था, तो हमारे लिए राज्य में मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की क्या जरूरत थी? इन सब का एक ही जवाब है, और उन सब का जवाब क्या है? सुशासन। और सुशासन के लिए क्या जरूरी है? सुशासन के लिए जरूरी है विकेंद्रीकरण। क्या जरूरी है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या बला है? विकेंद्रीकरण क्या बला है? देखिए विकेंद्रीकरण होता है सत्ता का अनेक हाथों में आ जाना। सत्ता का अनेक हाथों में आ जाना, या अनेक वर्गों में, अनेक पदों में, अनेक विभागों में बट जाना। या हम इसको दूसरा बात कह सकते हैं कि सत्ता का बंटवारा, अनेक हाथों में बंटवारा। ठीक है, यानी कि सत्ता का कहीं एक जगह पर केंद्रित न होना विकेंद्रीकरण कहलाता है। अगर मान लीजिए सिर्फ केंद्र सरकार होती, राज्य सरकार या अन्य कोई सरकार नहीं होती, तो सत्ता कहाँ पर स्थापित होती? सिर्फ केंद्र में, और केंद्र के जरिए ही पूरे देश का शासन चलाया जाता है, जैसे कि इंग्लैंड में होता है, चाइना में होता है। ठीक है, वहां पर क्या है? शासन केंद्रीकृत है। क्या है? केंद्रीकृत। केंद्र में सारी शक्तियां हैं, वहीं से शासन चलाया जाता है। लेकिन सुशासन के लिए ये आवश्यक है कि शक्तियों का बंटवारा किया जाए और शक्तियों को अंतिम शासन की अंतिम पंक्ति तक भेजा जाए, जिससे कि ग्राउंड लेवल पर क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जा सके, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें हो सके। ठीक है, यही है आपका सुशासन। तो सुशासन की परिभाषा समझोगे तो आपको यही मिलेगा कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कैसे सॉर्ट आउट किया जा सके अच्छे से अच्छे तरीके से। ये तभी मुमकिन है जब ग्राउंड लेवल पर जो व्यक्ति आपका अधिकारी है या आपका जो राजनीतिक व्यक्ति जो मौजूद है ग्राउंड लेवल पे, मान लीजिए किसी गांव की कोई प्रॉब्लम है और उस गांव की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए दिल्ली केंद्र से कोई कानून पास कराना पड़े, बहुत लंबी प्रक्रिया
अगर कानून पास कराया भी जाए तो भी क्या गारंटी है कि वो सूटेबल बनेगा गांव के? क्यों? क्योंकि दिल्ली के कभी मुख्यमंत्री, दिल्ली के जो प्रधानमंत्री होंगे कभी उस गांव में जाके भी नहीं देखते होंगे, या सांसद है। तो ये काम कैसे होगा? ये काम इस प्रकार से होगा कि शक्ति को उस गांव के सरपंच के हाथ में दे दिया जाए, जिससे कि वो उस गांव का रहने वाला होगा सरपंच, और उन शक्तियों के माध्यम से वो गांव के उचित विकास के लिए उन शक्तियों का प्रयोग करके गांव का विकास कर सके या गांव में सुशासन की स्थापना कर सके। तो ये इसके लिए जरूरी होगा कि उस सरपंच को शक्तियां दी जाएं, क्योंकि चूंकि वो गांव को बेहतर जानता है। ठीक है, तो यही है क्या विकेंद्रीकरण, जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे कार्य करने के लिए जरूरी है कि सत्ता को निचले पायदानों तक भेजा जाए, जिससे कि वह इंस्टेंट डिसीजन लेकर अपने विवेक के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता को सुशासन के माध्यम से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड करा सके। यही है इसका मंतव्य पंचायती राज का। क्यों? क्योंकि पंचायती राज के माध्यम से शक्तियों को संविधान में पुट कर दिया गया है कि फलाने सरपंच या फलाने जिला परिषद या पंचायत समिति को ये शक्तियां राज्य सरकार की तरफ से दी जाएंगी, ऐसा संविधान में मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए 73वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अच्छा, इसका पता तो बहुत पहले चल गया था कि हमें अगर अपने देश का विकास करना है। जब भारत आजाद हुआ था तब हमारे देश में क्या नाम है, अंग्रेज बहुत कुछ ज्यादा छोड़कर नहीं गए थे। हमारे देश के लीडरशिप के सामने बहुत बड़ी समस्या ये थी कि हम अपने देश का विकास किस प्रकार से करें। तो हमने ये तरीका ढूंढा कि हम विकेंद्रीकरण के माध्यम से सुशासन का प्रयोग करते हुए हमारे देश का विकास करेंगे। इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था की हमने शुरुआत भी करी थी। कब करी थी? हमने इसकी शुरुआत करी थी पंचायती राज व्यवस्था की कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। करी थी नहीं करी थी? करी थी। किसके कहने पर करी थी? ये करी थी हमने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर करी थी, जो 1957 में बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर बनाई जाने वाली पहली समिति थी, जिसने ये कहा कि भारत में विकास के लिए विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए पंचायती राज की स्थापना की जाए, जिसमें 3 स्तर बनाए जाएं। कौन कौन सा? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इनके माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से विकेंद्रीकरण के माध्यम से, ये विकेंद्रीकरण की कड़ियां हो गई, इन विकेंद्रीकरण की कड़ियों के माध्यम से शासन किया जाए और भारत का विकास किया जाए, ऐसा कहा बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश में, जो कि 1958 में बनी थी। ठीक है, वो समिति, और त्रिस्तरीय पंचायतों का उसमें जिक्र किया। और इसको लागू करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट कर दिया 1959 में। किसका? राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का। ठीक है, फिर बात करते हैं इसको संवैधानिक दर्जा देने की। ठीक है, तो इसका देखा कि हमने पंचायती राज व्यवस्था बना तो दी, 2 अक्टूबर 1959 को लागू भी कर दी, मगर ये संविधान में कहीं मेंशन नहीं करी। जबकि संविधान का अनुच्छेद 40 जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, वह बात करता है किसकी? कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। लेकिन ये क्या है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको कोर्ट में जाके लागू नहीं कराया जा सकता था। इसलिए यह राज्य का क्या है? एक कर्तव्य है, राज्य के लिए एक डायरेक्शन है, निर्देशन है संविधान के द्वारा कि आप पंचायतों का गठन करेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ उसके लिए राज्य को ये कहता है कि आप करेंगे, लेकिन गठन करता किससे है? गठन करता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसमें ऐड करा जाता है संविधान में आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक, आर्टिकल 243 से लेके 243 ए से लेके ओ तक ऐड करा जाता है संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा,
कि हम भारत के सभी राज्यों में, सभी जिलों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143। और इसके लिए हमें निर्देशित करता है संविधान का अनुच्छेद 40 की आप ऐसा काम करेंगे, यानी कि राज्य ऐसा काम करेगा। और राज्य काम कर रहा है अब, और राज्य ने जब काम किया 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो उसे पंचायती राज की पूरी रूपरेखा बनाकर संविधान में ऐड करनी पड़ी। और वो ऐड कहाँ करी उन्होंने? अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक करी। तो अब हम बात करते हैं, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। कब दे दिया गया? कब दे दिया गया? चलो ये मैं बात बाद में बताऊंगा, यहाँ मैंने लिख दिया है, बाद में बताऊंगा। संविधान को दर्जा देने की भी बात की गई है अनुच्छेद 40 में। इसके बनाने की, यानी पंचायतों के गठन की, पंचायतों के गठन की बात की गई है। और अनुच्छेद 243 से 200 ए से लेके ओ तक इसको संविधान में मेंशन भी कर दिया गया है। इसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था की भी मैंने बात कर दी है कि 3 स्तर की ग्राम पंचायतें होगी। ग्राम स्तर का हर गांव में एक ग्राम पंचायत होगी जिसका मुखिया सरपंच होगा, ठीक है, जनता द्वारा चुना जाएगा। और खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसके प्रमुख को जिसके जो अध्यक्ष होगा उसको प्रमुख कहा जाएगा, पंचायत समिति का प्रमुख कहा जाएगा। और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, इसे जिला प्रमुख कहा जाएगा। उसकी अध्यक्षता में इस परिषद का निर्वहन कार्य किया जाएगा। और खंड स्तर पर पंचायत समिति का जो प्रमुख होगा उसके द्वारा पंचायत समिति के स्तर पर कार्य किया जाएगा। और ग्राम स्तर पर पंचायत के सरपंच द्वारा इस समिति द्वारा विकास का कार्य किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी जिन्होंने अपने विचार या सिफारिश सरकार को दिए थे। वो कौन कौन से थे? देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति की, जो 1957 में गठित हुई थी, जिसने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए भारत के लिए, जिससे भारत का विकास किया जा सके। उसके एवज में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिफारिशों को मानते हुए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत कर दी थी। अब पंचायती राज की शुरुआत 1959 में कर दी थी, तो देखा 20 वर्षों बाद तक कोई खास रिजल्ट आया नहीं। क्यों नहीं आया? इसकी जानकारी के लिए, इसकी समीक्षा के लिए एक दूसरी समिति गठित की गई, अशोक मेहता समिति, 1977 में। जब 20 वर्षों तक कोई खास रिजल्ट नहीं आया तो उस समिति ने सिफारिश करी कि 3 स्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायती राज पंचायती राज व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और बनाई इसकी समीक्षा के लिए, जीवी के राव समिति 1985। पंचायती राज से संबंधित एक और समिति थी महत्वपूर्ण, जीवी के राव समिति 1985। इसने क्या कहा कि भैया कौन कौन से सुधार और पंचायती राज में किए जाने चाहिए। उसने कहा कि पहली बात तो क्या, पंचायतों को और ज्यादा वित्तीय शक्तियां दी जानी चाहिए, फाइनेंशियल पावर, जिससे कि वो पैसे के दम पे विकास किया जा सके, क्योंकि कोई भी विकास बिना पैसे के नहीं हो सकता। दूसरी बात उसने ये बताई थी कि एक राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की जाए, एक राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की जाए जो इनकी शक्तियों को सुनिश्चित करे, आर्थिक धन और शक्तियों को सुनिश्चित करे और इनका ऑडिट करे, एक वित्त आयोग की पूरी देखरेख करे, ठीक है। और इसके बाद फिर एक और समिति का गठन हुआ, एल.एम. सिंघवी समिति 1986। इसने क्या सिफारिश करी? इसने कहा कि यह सबसे पहली बात तो इसको संवैधानिक दर्जा दो तुम, इसको पंचायती राज को। क्यों? पंचायती राज का सिस्टम ये था कि कई सरकारें तो इलेक्शन ही नहीं करवाती थी पंचायती राज के सरपंच वगैरह हो गए, कई साल, 10 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक कोई नामो निशान ही नहीं रही इलेक्शन करवाने के। तो क्या कि और सही ढंग से शक्तियां नहीं प्रोवाइड करा रही, और जब भंग कर रही हैं तो कह रहा है कि भैया इसमें कोई कानून ही नहीं बना रखा आपने संवैधानिक, तो राज्य सरकारों की मर्जी पर छोड़ रखा है, उसकी मर्जी आ रही है तो करा रही है इलेक्शन, वरना नहीं करा रही है। तो पहले तो भैया तुम इनको ऐसा करो, संवैधानिक दर्जा दे दो। और फिर राजीव गांधी की सरकार थी तब, राजीव गांधी थी, तो उसने कोशिश भी करी कि चलो ठीक है भैया दे देते तुम कह रहे हो, तो उसने संविधान संसद में वो 64वां संवैधानिक संशोधन लेकर आए, किसको? पंचायती राज को संविधान में डालने के लिए। कौन सा? ध्यान रखना, 64वां, राजीव गांधी। लेकिन क्या हुआ, ये संसद में पास ही नहीं हो पाया। उससे पहले
लोकसभा भंग हो गई। ठीक है, ये पास नहीं हो पाया, ये कोशिश विफल हो गई। फिर इसके बाद एक और समिति बनी, पीके थुंगन समिति 1988 में। इसने क्या कहा, इसने सिफारिश करी कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। देखो एमएल सिंह ने भी यहाँ पे सिफारिश कर चुकी है और कोशिश भी की जा चुकी है सत्ता के द्वारा, आईनी शासन के द्वारा, लेकिन कोशिश फेल हो गई थी। लेकिन फिर पीके थुंगन समिति बनी 1988 में, उसने भी यही सिफारिश करी संवैधानिक दर्जा दिया जाए और फिर इसके आधार पर, संवैधानिक दर्जा देने के आधार पर कोशिशें की गई इसको संवैधानिक दर्जा देने की। इसके बावजूद जिसी के फलस्वरूप 73वां संविधान संशोधन किया गया। ये संविधान संशोधन 1992 में संसद के द्वारा पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है पूरा इसका पंचायती राज की हिस्ट्री। अब इसमें आ जाते हैं कौन से इसके संगठन के बारे में, जो कि आपको बुक में से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि सरपंच, उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। हाँ, एक और चीज, पंचायती राज में टोटल 29 टॉपिक्स हैं जो कि किसको दे रखे हैं, पंचायतों को दे रखे हैं कि इसके ऊपर वो कर लगा सकते हैं, कानून बना सकते हैं, इस तरह की चीजें उनको दे रखी है पंचायती राज और ग्राम पंचायतों को। ठीक है, तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। जो अंदर का स्ट्रक्चर, जैसे कि सरपंच है, उसमें कितना आरक्षण है, महिलाओं को कितना आरक्षण है, ये अंदर की बात है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।